एपिसोड 43। यहाँ ची रिवर रेल्म के ऊपर वाले साधना स्तरों का जिक्र क्यों नहीं है? लगता है कि उन्होंने शहरों की भूमि पर रहने वाले लोगों से ये जानकारी छुपाई है। एस ने किताबें पढ़ते हुए सोचा और उलझन में पड़ गया। एस को सारे रेल्म्स की जानकारी सिस्टम की वजह से थी, लेकिन अब उसे इस दुनिया की सामान्य समझ हो गई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वेस्टलैंड्स के लोगों को शहरों में आने की अनुमति नहीं है। वे सबको पापी कहते हैं, पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतनी नफरत मिलती है? ये पहली बार था जब एस ने इस बारे में पढ़ा, पर किसी भी किताब में ये नहीं लिखा था कि उन लोगों को पापी क्यों कहा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये जानकारी मिटा दी गई हो या कोई इसे लिखना ही नहीं चाहता था। अगर कोई सिटी लेवल की शक्ति किंगडम लेवल भूमि में जाना चाहे तो उसे किसी किंगडम लेवल ताकत की मान्यता लेनी पड़ती है। वो किंगडम उसे अपने अधीन देश के रूप में स्वीकार करे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और उस सिटी को कम से कम 10 एक स्टार शहरों पर अधिकार होना चाहिए। फिर भी उसे किंगडम की विशेष परीक्षा पास करनी होती है। पर इन किताबों में सिर्फ इतना लिखा है, परीक्षा के बारे में कुछ नहीं। फिर भी ये पुरानी किताबें काफ़ी जानकारी रखती हैं। नई किताबों में ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरा उन आंटी की दुकान पर रुकना वाकई किस्मत थी। एस किताबें पढ़ते हुए बेहद उत्साहित हुआ। पूरी लैंड ऑफ सिटीज़ में सबसे शक्तिशाली शहर न्यू मून सिटी है। ये यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ तक पैदल पहुँचने में 6 महीने लगेंगे। इस नक्शे के मुताबिक जिस जंगल को हम पार कर चुके हैं उसे मून फॉरेस्ट कहा जाता है। हमें उसे दोबारा पार करना होगा और इस बार उसके गहरे हिस्से में जाना होगा ताकि न्यू मून सिटी पहुँच सकें। खैर, लगता है हमें इस महीने के बाद ये शहर छोड़ना होगा। अगर हम मुसीबतों से बचते हुए जाएं तो मून फॉरेस्ट पार करने में लगभग 1 साल लग जाएगा। लेकिन ये अच्छा है, मुझे जंगली इलाकों में ईएक्सपी मिलेगा और मैं हेवनली फाउंडेशन बना पाऊंगा। एस ने अपने भविष्य की योजना बनाते हुए सोचा। सिस्टम, मेरी थीफ स्टोरेज स्पेस में रखी सारी पिल्स को ईएक्सपी में बदल दो। एस ने उत्साहित होकर मन ही मन आदेश दिया। उसे हेवनली गेट का 5वां गेट खोलने के लिए अब बहुत थोड़े ही ईएक्सपी की जरूरत थी। आज उसने बाजार से 2 मिलियन मूल्य की वाइट रैंक्ड पिल्स खरीदी थीं और अब वो ची गेट्स का आखिरी गेट खोलने वाला था। इसके बाद उसे बस हेवनली फाउंडेशन बनाने के लिए ईएक्सपी इकट्ठा करनी थी। इसीलिए वो बेहद उत्साहित था। सिस्टम ने सभी गोलियों को 6000 ईएक्सपी में बदल दिया है। बधाई हो होस्ट, आपने हेवनली गेट का 5वां द्वार खोल लिया है। होस्ट का स्टेटस अपडेट कर दिया गया है। ईएक्सपी 20,000 में से 470। एस ने सिस्टम की आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि उसके शरीर में हेवनली ची की लहरें समुद्र की ज्वार की तरह उमड़ रही थीं। उसने आंखें बंद की और हेवन स्टीलर टेक्निक का पाठ शुरू किया। कैसेन फैमिली की हवेली के अंदर डलसे के हॉल में डलसे के पीछे 2 मध्यवयस्क आदमी और एक बूढ़ा व्यक्ति खड़े थे। उनके सर झुके हुए थे। साफ था कि उनकी स्थिति डलसे से नीचे थी। दोनों मध्यवयस्क आदमी डलसे के बॉडीगार्ड थे। एक के घने भौहें और दूसरा गंजा था। वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और कोई नहीं बल्कि रेड माउंटेन सिटी का सिटी लॉर्ड क्विंटन कसेन था। डलसे के सामने 4 लोग घुटनों के बल झुके हुए थे। उनके कपड़े फटे थे और शरीर पर घावों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले बहुत यातनाएं दी गई हों। अगर एस यहाँ होता तो वो हैरान रह जाता, क्योंकि उन चारों में से 2 लोग एशर केल्बी और रायलन ग्रैंट थे। हाँ, वही एशर और रायलन, दादा और पोता, अब दयनीय हालत में थे। उनके पास एक और आदमी था, सुमियन केल्बी, और आखिरी था रिवर फ्लावर सिटी का पूर्व सिटी लॉर्ड मैथियस लेटन। रिवर फ्लावर सिटी के तीनों शीर्ष परिवार के मुखिया अब यहाँ थे, पर अब वे किसी भी तरह के सम्मानित व्यक्ति नहीं लग रहे थे। उनकी हालत बेहद खराब थी, खासकर रायलन और एशर की। ये सब 15 दिन पहले शुरू हुआ था जब एशर एस को पागलों की तरह ढूंढते हुए रेड माउंटेन पहुंचा था। वो अपने शहर का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली युवक था और किसी ने उसे जीवन में पहली बार अपमानित किया था। वो कैसे हार मान लेता? भले ही ये 1 स्टार सिटी थी, लेकिन वो किसी को अपने से ऊंचा नहीं मानता था, खासकर किसी हम उम्र को। उसी दिन एशर अपनी खोज में निकला हुआ था और संयोग से उसकी मुलाकात डलसे से हो गई। डलसे उस समय अपने रथ के बिना शहर में टहल रही थी। वो पहले से ही शालीन दिख रही थी और जब एशर ने उसे देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वो तुरंत मोहित हो गया। उसने इतनी सुंदर महिला रिवर फ्लावर सिटी में कभी नहीं देखी थी। अगर उसे पता होता कि ब्लैक फॉक्स मास्क वाली लड़की डलसे के मुकाबले में किसी देवी जैसी थी,
तो वो अपने ही दादा रायलन को कोसता, जिसने इतनी सुंदरता को बर्बाद कर दिया था। पर डलसे को देखकर उसने अपना आपा खो दिया। उसने उसके साथ आए गार्ड्स को नजरअंदाज किया और विनम्रता से बोला, मिस, क्या आप मेरे साथ भोजन करना पसंद करेंगी? डलसे को यह बहुत मनोरंजक लगा कि इस बंजर शहर में कोई उस पर डोरे डालने की हिम्मत कर रहा है। उसने अपने गार्ड्स को रुकने का संकेत दिया और मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, अगर तुम मेरे किसी निजी गार्ड को हरा दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐशर को उसके स्वर में तिरस्कार महसूस हुआ। उसे लगा डलसे उसे नीचा दिखा रही है। उसके हिसाब से यह तो डलसे का सम्मान था कि उसने उसे इतने सभ्य तरीके से पूछा। अगर ये उसका शहर होता तो वो उससे जबरदस्ती अपना बिस्तर गर्म करने वाली बना लेता। उसने गुस्सा दबाकर कहा, डर है कि अगर मैं तुम्हारे गार्ड से लड़ा तो उसे गलती से मार न डालूं। आखिर मैं अपनी ताकत नियंत्रित नहीं कर पाता। डलसे की भौहें तन गईं। उसने पहले कभी किसी अजनबी से ऐसे शब्द नहीं सुने थे, वो भी अपने गार्ड्स के सामने। उसके दोनों चीफ फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर के बॉडीगार्ड अब उस ऐशर को बुरी तरह पीटना चाहते थे। डलसे ने नरम लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, बॉल्डी, ध्यान रखना, उसके पैर तोड़ देना, पर उसे मारना नहीं। मैं चाहती हूं कि वो मुझसे माफी की भीख मांगे। ऐशर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके साथ आए गार्ड्स व उसका चाचा भी हमला करना चाहते थे, पर ऐशर ने हाथ उठाया और ठंडी मुस्कान से कहा, लगता है इस शहर के सभी लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। अब उसने डलसे को एस के बराबर अपने सबसे नफरत किए जाने वाले लोगों की सूची में रख दिया। ये सब शहर की मुख्य सड़क पर हो रहा था। भीड़ जमा हो गई थी और लोग उत्साह में चिल्लाने लगे कि लड़ाई शुरू हो जाए। बॉल्डी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने हमला किया और अपना चीफ फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर का दबाव छोड़ा। ऐशर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि यह दबाव उसके दादा से भी 100 गुना ज्यादा है, पर अब पीछे लौटना संभव नहीं था। बॉल्डी की मुट्ठी उसके सीने की ओर बढ़ रही थी। अगर वो वार लग जाता तो वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता। ऐशर ने तुरंत अपना साधना दिखाया, चौथा गेट और ग्रैंड फैमिली की एक मॉर्टल लेवल स्किल का इस्तेमाल किया। क्योंकि वो अपने शहर का सबसे प्रतिभाशाली युवक था, तो उसके दादा ने उसे यह टेक्निक सिखाई थी। उसने चिल्लाकर कहा, आयरन हैमर्ड फिस्ट। उसकी मुट्ठियां लोहे की तरह सख्त हो गईं। यही उसकी मॉर्टल लेवल स्किल थी। पर चीफ फाउंडेशन बिल्डिंग के रेम के सामने वो एक चींटी के बराबर था। फिर भी उसकी समय पर की गई रक्षा ने उसकी जान बचा ली। उसके पैर तो नहीं, सिर्फ उसकी बांह टूट गई। बॉल्डी ने हैरानी से देखा और डलसे के आंखों में भी एक अलग चमक आई जब उसने ऐशर का इस्तेमाल किया हुआ स्किल देखा। ऐशर को महसूस हुआ कि ये लड़की जिसे वो किडनैप करने की सोच रहा था, बॉल्डी से भी ज्यादा ताकतवर है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसे अपने दादा की बात याद आई, कभी भी 1 स्टार सिटी के किसी व्यक्ति को मत छेड़ना। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वो पत्थर की दीवार से सिर टकरा चुका था। ऐशर माफी मांगने ही वाला था कि डलसे की आवाज बिजली की तरह गूंजी, ये स्किल तुमने कहां से सीखी? एपिसोड 44। डलसे गोल्डन हैमर्ड किंगडम की चौथी प्रिंसेस थी। वो न्यू मून सिटी की प्रमोशन टेस्ट को देखने और उसका मूल्यांकन करने के लिए लैंड ऑफ सिटीज में आई थी। वो इस किंगडम के अधीन आने वाले शहरों का निरीक्षण कर रही थी, ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि न्यू मून सिटी को किंगडम का देश घोषित करने की सारी शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं। न्यू मून सिटी उनके किंगडम की टेरिटरी में आती थी, और अगर कोई शहर उनके किंगडम का देश बनना चाहता था तो उसे कड़ी जांच से गुजरना पड़ता था। इसलिए प्रिंसेस खुद आई थी ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। कम से कम सब लोग तो यही सोचते थे। रेड माउंटेन सिटी उन शहरों में से एक थी जो न्यू मून सिटी के अधीन थी, और ये डलसे का आखिरी निरीक्षण वाला शहर था। उसने जानबूझकर इसे आखिर में चुना था क्योंकि उसका असली मकसद कुछ और था। उसका असली लक्ष्य पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए वो बोरियत मिटाने के लिए शहर में घूम रही थी। अप्रत्याशित रूप से वो एक ऐसे मूर्ख से टकरा गई जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। पहले तो वो उसे मार देना चाहती थी, लेकिन उसकी घमंड भरी बातें सुनकर उसने फैसला बदल दिया और उसे यातना देने की ठानी। लेकिन जब उसने देखा कि वो उसके किंगडम की मॉर्टल ग्रेड स्किल का उपयोग कर रहा है, तो उसकी हत्या की भावना जाग उठी। भले ही वो एक निम्न स्तर की स्किल थी, लेकिन फिर भी वो उसके किंगडम की थी।
इसलिए वो जानना चाहती थी कि इस उजाड़ जगह में उसने ये स्किल कहाँ से सीखी। अगर यहाँ वो चीज़ ना होती तो डल से खुद कभी यहाँ नहीं आती और अपने किंगडम की स्किल को यहाँ नहीं देखती। आसपास की भीड़ बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए उसने एशर को हिरासत में ले लिया और उसने एक ग्रीन रैंक्ड पिल का इस्तेमाल किया, उटर ट्रूथ पिल। ये गोली चीफ फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म के साधकों को भी सच्चाई बोलने पर मजबूर कर सकती थी, चाहे वो चाहें या नहीं। एशर ने सब कुछ सच सच बता दिया। डलसे को जब असली अपराधी का पता चला तो उसने जरा भी देर न की और रिवर फ्लावर सिटी की तरफ निकल पड़ी ताकि पूरे ग्रैंड फैमिली को उनके राजद्रोह के पाप के लिए खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वो शहर में दाखिल हुई, उसने 1000 हैंड्स घोस्ट की कहानियां सुनी कि कैसे उसने एक ही दिन में दोनों परिवारों को लूट लिया था। वो उस छोटे चोर से बहुत प्रभावित और जिज्ञासु हो गई। उसे जल्द ही पता चला कि वो चोर दोनों परिवारों को लूटने के बाद गायब हो गया था और पूरी सिटी उसे ढूंढ रही थी। एशर भी उसके साथ था और जैसे ही उसने एस और ब्लैक फॉक्स के चित्र देखे और सुना कि उन्होंने क्या किया, उसका चेहरा बेहद कुरूप हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि एस और ब्लैक फॉक्स ने उसे शहर से बाहर भेजकर मूर्ख बनाया था। अब वो कड़वाहट से सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने मुझे इतनी आसानी से मूर्ख बना दिया। उसने दांत पीसते हुए सोचा कि उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने ही उस लड़के के लिए उसे धोखा दिया जो अब उसकी तबाही की जड़ था। डलसे ने गुस्से से भरे एशर की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे शहर के अंदरूनी इलाके में चली गई। उसके 2 बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे और इस शहर में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। उसने आसानी से ग्रैंड परिवार तक पहुंच बनाई और रायलन, जो अभी भी एस को ढूंढ रहा था, उसे पकड़ लिया गया, बिल्कुल एक चूहे की तरह। उसने रायलन को अटर ट्रूथ पिल दी। गोली असर करते ही रायलन ने सब सच सच बता दिया कि कैसे उसने लालच में एक किंगडम के एक्सपर्ट को मार डाला और उसका स्टोरेज रिंग छीन लिया। उसमें मौजूद टेक्निक्स और स्किल्स के नाम तक बता दिए। एशर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और ग्रैंड परिवार के वो एल्डर्स जो जमीन पर घायल पड़े थे, उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अब हम सब खत्म हैं। डलसे का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, क्योंकि रायलन ने जिस व्यक्ति को मारा था वो उसके किंगडम का एक्सपर्ट था। उसे कुछ रिपोर्ट्स याद आईं जिनमें बताया गया था कि एक बार कुछ एक्सपर्ट्स को एक गद्दार को मारने भेजा गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनमें से एक की मौत इस घटिया इंसान के हाथों हुई होगी। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने हमारे किंगडम के व्यक्ति की हत्या की और हमारी टेक्निक्स और स्किल्स बिना अनुमति के सीखी। अब वो स्टोरेज रिंग एक चोर के पास है और वे सभी स्किल्स उसके नियंत्रण में हैं। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि ग्रांट परिवार को तुरंत खत्म किया जाए और रिवर फ्लावर सिटी को पूरी तरह मिटा दिया जाए। शहर के हर व्यक्ति को बिना दया के मार दो। सिटी लॉर्ड और केल्बी परिवार के हेड को पकड़ लो, उन्हें गुलाम बनाया जाएगा और शहर के हर कोने को खंगालो। मैं उस 1000 हैंड्स घोस्ट को जिंदा चाहती हूं। डलसे ने आदेश दिया। उसकी आवाज ठंडी लेकिन प्रभावशाली थी। ये था शक्ति के नियमों को तोड़ने का परिणाम। अगर ताकत नहीं है तो कोई भी नियम नहीं तोड़ सकता। रायलन को लगता था कि क्योंकि वो 2 स्टार सिटी में है तो कोई यहां नहीं आएगा। उसने अपनी स्किल को बहुत छिपा कर रखा था ताकि उसका परिवार और मजबूत बने और जब वक्त आए तो वो सिटी लॉर्ड की कुर्सी के लिए लड़ सके। उसने स्किल का नाम तक किसी को नहीं बताया और सिर्फ भरोसेमंद लोगों को सिखाया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा लड़का उसकी उंगलियों के नीचे से रिंग चुरा ले जाएगा। और सबसे बड़ा मजाक तो ये था कि किंगडम को सतर्क करने वाला वो लड़का नहीं बल्कि उसका अपना पोता था। अगर वो रिंग उसके पास भी होती तो भी वो डलसे जैसी लड़की से नहीं बच पाता और ये सब उसके मूर्ख पोते की वजह से हुआ। डलसे के आदेश के बाद पूरे रिवर फ्लावर सिटी में नरसंहार शुरू हो गया। वर्तमान दिन, डलसे का कोर्टयार्ड। रिवर फ्लावर सिटी के सज्जनों, अब तो उसे पूर्व रिवर फ्लावर सिटी कहना चाहिए ना। खैर जो भी हो, ये देखो, ये शहर के छोटे राइजिंग स्टार का चित्र है, आज ही बनवाया गया है। डलसे ने हंसते हुए कहा और एस का पोर्ट्रेट दिखाया। चारों के सिर झुके हुए थे, आंखों में जीवन नहीं बचा था। उनके पीछे खड़े गार्ड्स ने उनके बाल पकड़कर सिर ऊपर उठाए ताकि वे चित्र देख सकें। सिर उठाते ही वे दर्द से कराह उठे। शुरुआत में उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ देर बाद उनके चेहरों पर पहचान की झलक आई, खासकर एशर, सोम्यान और रायलन के। वे तुरंत समझ गए
यही वो चेहरा था जिसे उन्होंने अनगिनत बार अपने सपनों और दुष्स्वप्नों में देखा था। यही वो चेहरा था जिसकी वजह से आज वो इस हाल में थे। वे उसे यातना देने, उसका खून पीने और उसका मांस नोचने के सपने देखते रहे थे। रायलन सबसे पहले बोला। उसकी आंखों में घृणा, दुख और पागलपन झलक रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, यही है, वही चोर कमीना। ऐशर और सुम्यान ने भी उसी तरह गालियां दी, दांत पीसते हुए और मुट्ठियां कसते हुए। दूसरी ओर मैथ्यूस बिल्कुल शांत था। उसने किसी की तरह गालियां नहीं दी, न ही नफरत दिखाई, बल्कि उसकी आंखों में हल्की हैरानी, सम्मान और कुछ विचित्र सा भाव था। लेकिन उसने इसे इतने अच्छे से छुपाया कि कोई देख नहीं सका। सब जानते थे कि वो कम बोलता है। यहां तक कि जब उसके पूरे परिवार को उसके सामने मार दिया गया था, तब भी उसने एक शब्द नहीं कहा था। डलसे को भी लगता था कि ये बूढ़ा अब पागल हो चुका है, इसलिए उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है सज्जनों, अब जब तुमने अपने शहर के इस छोटे सितारे को देख लिया है, तो मैं तुम्हें बदला लेने का मौका देती हूं। आज रात ये खेल शुरू होगा और तुम चारों इसके पहले किरदार होगे। डलसे ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। उसने उन्हें 4 हीलिंग पिल्स दीं, जिन पर 2 रहस्यमय पैटर्न बने हुए थे। ये ग्रीन ग्रेड पिल्स थीं। उन्होंने गोलियां खाईं और उनके जख्म पल भर में भरने लगे। ये था ग्रीन ग्रेड पिल की ताकत। मैथियस को छोड़कर बाकी तीनों के चेहरों पर नई ऊर्जा थी। उन्हें भागने का कोई ख्याल नहीं था। उनके पास कोई जगह नहीं बची थी। अब वे सिर्फ बदला चाहते थे, या तो एस को मार दें या उसके साथ मर जाएं। वे सब तैयार थे। तूफान आखिरकार तैयार हो चुका था। एपिसोड 45। 4 घंटे बाद एस ने अपनी कसकर बंद की हुई आंखें खोलीं। उसने सफलतापूर्वक अपने रेल्म को हेवनली गेट्स के शिखर पर स्थिर कर लिया था। उसने आखिरकार आखिरी हेवनली सेल्फ गेट ऑफ हार्ट खोल ली थी। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है। हेवनली ची उसके शरीर की सभी नाड़ियों में नदी की धारा की तरह आसानी से बह रही थी। नाड़ियों का खुलना गेट ऑफ हार्ट का संकेत था। अब उसकी सभी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तेज थीं। गेट ऑफ हार्ट को आत्मसात करते हुए उसने अपनी नाड़ियों में हेवनली ची को भी अवशोषित करना शुरू कर दिया। आधी रात थी और शहर पूरी तरह शांत था, लेकिन मौसम कुछ और ही कहानी कह रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कभी-कभी बिजली की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिस सराय में एस ठहरान हुआ था, उसके बाहर का प्रवेश द्वार पहले से ही कई पहरेदारों से घिरा हुआ था। सड़क पर 2 शानदार घोड़ा गाड़ियां चल रही थीं। मौसम के कारण एस को इस हलचल की जरा भी भनक नहीं लगी। डलसे ने इसी वजह से हमला करने का समय चुना कि वह कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। उसने उसके बारे में कई कहानियां सुनी थीं और जानती थी कि वह भागने में बहुत माहिर है, इसलिए उसने ये सारे कुशल पहरेदार बुलवाए थे। वे शानदार गाड़ियां सराय के ठीक सामने रुक गईं। कई पहरेदारों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन केवल एक गाड़ी डलसे की थी, जबकि बाकी सिटी लॉर्ड की। वे दोनों एक ही मकसद से आए थे, एस को जिंदा पकड़ने के लिए। डलसे उसकी टेक्निक और स्किल में उतनी ही दिलचस्पी रखती थी जितनी ऐशर। एस अपने कमरे में अभ्यास कर रहा था। उसे नीचे की हलचल का कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि मौसम बहुत खराब था, लेकिन वह सराय की दूसरी मंजिल पर ही था। क्योंकि अभी-अभी उसका ब्रेक थ्रू हुआ था, वह अपने सर्वोत्तम हालात में था। तभी उसे अपनी तेज सोल सेंसेस से नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। तुरंत उसने अपनी हेवनली सेंस सक्रिय की, और जब उसने प्रवेश द्वार के पास इतने सारे पहलेदार देखे तो तुरंत समझ गया और ईवा के कमरे की ओर भागा। वह हमारे लिए आए हैं। एस ने उन पहरेदारों को देखकर निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जब उसने हेवनली सेंस सक्रिय की थी तो उसे 2 सोल सिग्नेचर्स महसूस हुए थे। ये सोल सिग्नेचर एक प्राकृतिक सक्रिय स्किल था, जैसे सोल सेंस। इससे वह किसी व्यक्ति की विशेष सोल की आभा या हस्ताक्षर को अपनी हेवनली सेंस में दर्ज कर सकता था जब भी वह उससे मिलता था। उसे ये विशेष क्षमता तब मिली थी जब उसने येलो विंड कोर बनाया था। उसने इस क्षमता के बारे में आज सुबह ही जाना जब उसने शीला पर हेवनली सेंस का प्रयोग कर उसका स्टोरेज बैग चुरा लिया था।
इसलिए जैसे ही उसने 2 सोल सिग्नेचर्स महसूस किए तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वे उसी के लिए आए हैं। उसकी हेवनली सेंस नीचे मंजिल पर केंद्रित थी। उसने देखा कि एक गंजा आदमी और 4 काले चौघे वाले आदमी तेजी से ऊपर की ओर आ रहे हैं। वह 1-2 मिनट में यहां होंगे। हमें उनके पहुंचने से पहले निकलना होगा। एस ने बिना दरवाजा खटखटाए ईवा के कमरे का ताला एक झटके में तोड़ दिया। ईवा साधना में थी, तभी उसे दरवाजा टूटने की धड़ाम की आवाज सुनाई दी और वह चौंक कर उठ बैठी। लगभग गंभीर चोट से बची। गुस्से में उसका हत्यारा भाव जाग उठा और वह हमला करने ही वाली थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह एस है और उसके चेहरे पर गंभीरता थी, तो उसने गुस्सा निगल लिया और बोली, क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं जब कोई गहरी साधना में होता है तो उसे बाधा नहीं डालनी चाहिए, वरना बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मुझे पता है, माफ करना, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ा। कोई हमारे पीछे आ रहा है और वह बहुत ताकतवर हैं, शायद चीफ फाउंडेशन रेल्म के भी हो सकते हैं। एस ने गंभीरता से कहा और अपराध बोध महसूस किया, लेकिन फिलहाल स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी। ईवा का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि एस की संवेदनाएं कितनी सटीक हैं। वह जल्दी से उठी और बोली, हमें इस खिड़की से निकलना चाहिए। एस ने सिर हिलाया और खिड़की खोली। बाहर कुछ पहरेदार खड़े थे, लेकिन अगर वह निकलने का निश्चय करें तो वह कुछ नहीं कर सकते। एस और ईवा दोनों अब ची गेट्स वेल्म के शिखर पर थे, इसलिए दूसरी मंजिल से कूदना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कूदने से पहले दोनों ने अपने स्टेल्थ स्टिंट सक्रिय कर लिए। गंजा आदमी और 4 काले चोगे वाले लोग दूसरी मंजिल पर पहुंचे और सीधे एस के कमरे में घुसे, लेकिन कमरा खाली था। वो कमीना फिर भाग गया। काले चोगे वाले में से एक रायलन ने झल्लाकर कहा, भाग गया? गंजे आदमी ने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे नीच लोगों को नहीं पता कि ये किंगडम लेवल ताकत कितनी बड़ी होती है। क्या प्रिंसेस ने उस चूहे को 1 घंटे में नहीं ढूंढ लिया था? इसलिए चुप रहो और वही करो जो प्रिंसेस ने कहा है। उसने ठंडे स्वर में कहा और बाकी कमरों की तलाश शुरू की। अब पूरी सराय को उलट पुलट कर दिया गया क्योंकि डलसे ने आदेश दिया था, इस पूरी सराय को छान मारो और उस छोटे चोर को किसी भी कीमत पर पकड़ो। सिटी लॉर्ड भी उसके साथ था, इसलिए कोई उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। जब सब लोग अंदर चोर को ढूंढ रहे थे, एस और ईवा पहले ही पहरेदारों की सीमा से बाहर निकल चुके थे। वे मुश्किल से 40 मीटर ही आगे बढ़े थे कि अचानक वो एक अजीब अदृश्य बाधा से टकराए। जैसे ही वे उससे टकराए, वो चमक उठी। इतनी तेज कि अंधेली बारिश थी रात दिन में बदल गई। एस का चेहरा सफेद से नीला हो गया और वो गालियां ही देने वाला था। उसे नहीं पता ये बाधा क्या थी, लेकिन इतना जरूर जान गया कि वो फंस गया है। ये पहली बार था जब वो ऐसी गंभीर स्थिति में था। पिछले 4 महीने की यात्रा में वो हमेशा सफल रहा था, हर बार अपने मिशन पूरे किए और बिना खरोच भाग निकला। अनजाने में वो अहंकारी और लापरवाह बन गया था। उसे लगता था कि वो अपनी स्किल्स और सिस्टम की मदद से किसी भी स्थिति से बच सकता है, जब तक कि अब नहीं। अब उसने कोई भी स्किल इस्तेमाल की, फिर भी उसे उस बाधा में एक भी छेद नहीं दिखा। उसके ट्रू एंड फॉल्स आइज भी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए। एस घबरा गया। उसे पहली बार निराशा का स्वाद मिला। उसके हाथ कांपने लगे। क्या ये अंत है? उसने धीरे से बड़बड़ाया। तभी उसने अपने कांपते हाथ पर किसी का गर्म और मुलायम स्पर्श महसूस किया। बगल में ईवा उसका हाथ कस के पकड़े हुए थी और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, हम यहां से निकलेंगे और इसके बाद तुम्हें मेरे साथ खरीदारी पर चलना होगा, ठीक है? ईवा की कोमल आवाज ने उसे उसकी घबराहट से बाहर निकाल दिया। उसने मन ही मन महसूस किया कि कितना सौभाग्यशाली है कि ऐसी स्थिति में उसके साथ ईवा जैसी साथी है। उसने दिल में कसम खाई, अगर अगली बार मौका मिला तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसी वक्त उसे कोल नाम का एक आदमी याद आया और उसकी कही बात, याद रखो लड़के, कभी भी अहंकारी मत बनना, वरना जब कोई तुमसे ताकतवर इंसान तुम्हें चींटी की तरह कुचल देगा तो तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगे। एस ने उससे आउटर रीजन वेपन मार्केट में मुलाकात की थी। एस ने गहरी सांस ली और पूरी तरह शांत हो गया। अब उसे उन शब्दों का अर्थ समझ आ गया था। वो भागने का कोई रास्ता ढूंढ ही रहा था, तभी हवा में एक आवाज गूंजी। अब बाधा की रोशनी के कारण सब कुछ साफ दिख रहा था और तभी एस को एहसास हुआ कि सराय के आसपास के क्षेत्र में बारिश रुक गई है। क्या ही भावुक दृश्य है, मुझे तो रोना आ रहा है।
ये एक सुंदर लेकिन व्यंग्यात्मक स्त्री की आवाज थी। एस और ईवा ने मुड़कर देखा। बाहर इनके सामने कई शक्तिशाली सैनिक खड़े थे और सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली चीज थी वे 2 शानदार घोड़ा गाड़ियां। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? एस ने पूछा, जबकि उसकी हेवनली सेंस अभी भी उस अदृश्य बाधा को स्कैन कर रही थी। वो थोड़ा और समय की कोशिश कर रहा था। तभी उसके मन में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट एक लोएस्ट ग्रेड फॉर्मेशन बैरियर में फंस गया है। होस्ट की वर्तमान शक्ति स्तर से इस फॉर्मेशन को तोड़ना असंभव है। सिस्टम सुझाव देता है फॉर्मेशन की शक्ति का स्रोत या वो प्लेट खोजे जो इस फॉर्मेशन को नियंत्रित कर रही है। चूंकि होस्ट व्यस्त है, सिस्टम ने स्वयं 20 टीपी घटा दिए हैं। टीपी 670। TL नोट, सोल सिग्नेचर। ये स्किल हर वक्त चालू रहती है और एस के द्वारा किसी पर भी हेवनली सेंस का इस्तेमाल होने पर ये उस सोल की पहचान को संग्रहित कर लेती थी, जिससे अगली बार हेवनली सेंस में आने पर इतना पता चल जाता था कि इस व्यक्ति पर पहले हेवनली सेंस इस्तेमाल हुआ है। ब्रेक थ्रू करने का मतलब है किसी नई रेल्म में पहुंचना।